हेलो इन्वेस्टर्स। उम्मीद करता हूं आप आपके घर पे सब अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे कई सारी ना ये खास करके वीसी बैक्ड कंपनीज होती हैं जो बहुत तेजी से अपना रेवेन्यू बढ़ाती हैं। न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस में छाई रहती हैं कि इनकी सेल्स कितनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट्स में ये जीरो पे रहती हैं, बड़े बड़े लॉसेस कर रही होती हैं। तो क्या इनकी सेल्स ग्रोथ को देख के इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इनका वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ता है और वैल्यूएशन बढ़ता है सेल्स ग्रोथ के कारण। तो वीसीज जो स्मार्ट मनी है, एक्सपीरियंस्ड मनी है, वो इन्हें वैल्यू कर रहा है इनकी सेल्स ग्रोथ पे। तो क्या आपको हमको प्रॉफिट्स का वेट करना चाहिए या वो स्मार्ट मनी जैसे हमको भी वैल्यूएशन के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए? ये डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अब देखो, सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था और मैं इसे बहुत रिलेट करता हूं। उन्होंने कहा था कि वो एक अच्छे बिजनेसमैन है क्योंकि वो एक इन्वेस्टर है, और वो एक अच्छे इन्वेस्टर हैं क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे को फीड करती हैं और दोनों स्किल में आपको बेहतर बनाती हैं। अब जब मैं फिनोलॉजी रन करता हूं तो मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे ये दिखता है कि कैसे ये अलग अलग एसेट क्लास में मेरे इन्वेस्टमेंट में मुझे हेल्प करता है और कैसे मैं उन कंपनियों को नेचुरली प्रेफर करता हूं जो मेरे बिजनेस करने के तरीके से अलाइन होती है। अब फिनोलॉजी शुरू हुई थी कुछ 3-3.5 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट से। सो जो आप आज सारे प्रोडक्ट्स देखते हो, हमारा वेब प्रेजेंस देखते हो, इट्स बिल्ट बाय इंटरनल कैश फ्लो, नॉट बाय वीसी मनी। हम बूटस्ट्रैप्ड हैं। तो नेचुरली स्टॉक मार्केट में भी ना मुझे ऐसी कंपनियां पसंद है जो इंटरनल कैश फ्लो से प्राइमरली ग्रो की हो। हाँ, कभी आईपीओ आया हो, उनकी 20 साल 30 साल की हिस्ट्री में उन्होंने एक आध बार पब्लिक से मनी लिया हो, लेकिन मेजरली उनकी ग्रोथ इंटरनल कैश फ्लो से हुई हो, डेट से या वीसी मनी से नहीं। ये मुझे बहुत डेंजरस लगता है। पब्लिक मनी भी ना उन्होंने एक बार लिया हो, ऐसा नहीं कि एक बार आईपीओ आ गया, फिर राइट्स इशू आ गया, फिर क्यूआईपी आ गया, फिर एफपीओ आ गया, हमेशा पब्लिक से पैसा लेते जाना पड़ रहा है। तो आप पैसा कमाओगे क्यों? क्योंकि शेयर्स की क्वांटिटी ऐसे में बढ़ती जाती है, यानी कंपनी में अगर रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आता भी है तो भी ईपीएस बढ़ नहीं पाता क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। तो मुझे ऐसी कंपनियां चाहिए जो फर्दर इश्यूज ना लाएं, बल्कि हो सके तो बायबैक्स लाएं, पर शेयर अर्निंग को बढ़ाएं। अब ये तो हुआ अकाउंटिंग रीजन। इसके अलावा एक बिजनेस रीजन भी है जो शायद ज्यादा जरूरी है। तो देखो, जब कोई कंपनी ना सेल्स बुक कर पा रही है और उस पर प्रॉफिट भी कमा रही है तो बहुत फर्क आ जाता है। क्योंकि सेल्स से ना सिर्फ ये प्रूव होता है कि हाँ, इस चीज की डिमांड है, इस प्रोडक्ट या सर्विस की। जब आप सेल्स के पीछे प्रॉफिट भी कमा पाते हो ना, तो ये पता चलता है कि आपने प्रोडक्ट मार्केट का फिट भी ढूंढ लिया है। यानी सिर्फ आपने ये डिस्कवर नहीं किया है कि अगर मैं ये चीज दूंगा तो लोग खरीदेंगे। आपने ये भी फिगर आउट किया है कि कैसे मैं अपनी कॉस्ट कंट्रोल करूंगा, कैसे मैं अपनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करूंगा अपने पर यूनिट इकोनॉमिक्स को बेनिफिशियल बनाने के लिए। एंड बिजनेस इज अबाउट दिस, कि आप कैसे पर यूनिट इकोनॉमिक्स को ऑप्टिमाइज करो, प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढो और फिर बॉटम लाइन में पॉजिटिव रहो, यानी प्रॉफिट कमा सको। क्योंकि लेट्स बी रियल, बिलो कॉस्ट अगर हम बेचने जाएंगे ना तो कोई भी चीज बिक जाएगी। जैसे कई बार बोला जाता है कि जो आईफोन भारत में 80,000 रुपए का मिलता है ना, उसकी कॉस्ट, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शायद 25-30 हजार रुपए की होती होगी। उस पर मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स कुछ और जोड़ लें तो शायद 40,000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं। अब अगर आईफोन एप्पल कल को ना 30,000 में बेचना शुरू कर दे और बोले कि हमारी सेल्स 5 गुना हो गई, 10 गुना हो गई, मीडिया में बहुत सारा पीआर करे और हर जगह आपको यही न्यूज देखने को मिले, तो क्या आप इसको लेके थ्रिल्ड फील करेंगे? एप्पल के शेयर होल्डर्स क्या इसको लेके खुशियां मनाएंगे? किसी भी चीज को अगर आप उसकी कॉस्ट से कम में बेचोगे तो बहुत सारी सेल्स आएगी, रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा। बट आई डोंट नो इफ वी शुड बी सेलिब्रेटिंग इट। इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं इस लॉजिक को। सोचो, अगर कल मैं अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी खोलता हूं, एक फैंसी सी पिच बनाता हूं और मैं लोगों को आईफोन, इंडिया में नया आईफोन 60,000 में, 60,000 में बेचना शुरू करता हूं, पर यूनिट मैं 20,000 रुपए का लॉस करता हूं, तो क्या अगले 6 महीनों में मैं इंडिया का बिगेस्ट आईफोन रिटेलर बन जाऊंगा?
बिल्कुल बन जाऊंगा। लेकिन क्या मैंने एक अच्छा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है? मैं बिल्कुल अपनी पिच में, नरेशन में ये कहता रह सकता हूँ कि 6 महीने में मेरा मार्केट शेयर इतना हो गया, अगले साल भर मैं इतना रेवेन्यू करूंगा, 2 साल इतना, फिर मैं मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन में आ जाऊंगा, दूसरे रिटेलर्स ब्लीड करेंगे, वो अपने स्टोर्स शट डाउन करना चाहेंगे, फिर जब वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होंगे, रेंट नहीं पटा रहे होंगे, तो मैं सस्ते प्राइसेस में उनके स्टोर्स को टेक ओवर कर लूंगा। और वंस ये मार्केट डोमिनेंट पोजीशन आ गई, तो मैं आईफोन का फुल प्राइस चार्ज करना शुरू कर दूंगा। ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है, लेकिन लगभग कुछ इसी तरह का बिजनेस मॉडल ज़्यादातर ये फास्ट रेवेन्यू ग्रोइंग लेकिन लॉस मेकिंग कंपनीज का होता है। पता है, अभी रिसेंटली मैं एक स्टार्टअप के बारे में पढ़ रहा था जिसका रेवेन्यू था क्लोज टू 40 करोड़, और आप लॉस गेस कर सकते हो, 400 करोड़। ये कैसे होता है ये मुझे पता नहीं, मेरी अकाउंटिंग की समझ खराब है, लेकिन 40 करोड़ का माल बेचने के लिए 400 करोड़ रुपए जला दिए। इनसेन। अब देखो, हमेशा ना जब मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूं तो मेरे सामने ना दो कंपनियां डाल दी जाती हैं कि अमेजॉन भी पहले 10 साल 15 साल लॉसेज में था, जियो भी शुरू के 4-5 साल लॉसेज में था, लेकिन अब देखो वो क्या बन गए। इसे कहते हैं हम आइसोलेटेड या एनेक्डोटल एविडेंस। तो हम कई बार ना आइसोलेटेड एक्सट्रीम एग्जांपल्स या कई बार एनेक्डोटल एविडेंस को यूज करते हैं साइंटिफिक डेटा और प्रोबेबिलिटी को डिस्कार्ड करने के लिए, क्योंकि इसके जवाब में मैं भी एग्जांपल्स दे सकता हूं। बायजूस, ब्लू स्मार्ट जैसे एग्जांपल जो बिल्कुल उसी लॉस मेकिंग मॉडल में गए और फिर लगभग जीरो हो गए। तो हमेशा नेम ट्रेडिंग या एक एग्जाम्पल के बदले दूसरा एग्जाम्पल देना, ये बीजेपी कांग्रेस डिबेट जैसा है जिसका कोई अंत नहीं है। हमें इन्वेस्टिंग में जरूरत होती है साइंटिफिक टेम्परमेंट की। और अगर मैं डेटा की बात कहूं तो आप सब डेटा जानते हो ना, कि कितने स्टार्टअप्स क्रिएट होते हैं, उनमें से कितनों को फंडिंग मिलती है। शायद 3 से 5% का डेटा है जिनको फंडिंग मिलती है। वो 5% टॉप स्टार्टअप्स में से भी 90% स्टार्टअप्स अगले 5 साल सरवाइव नहीं कर पाते। यानी ये जो तरीका है ना, मार्केट डोमिनेंस के बाद हम सोचेंगे कि यूनिट इकोनॉमिक्स को फिक्स कैसे करना है, इस तरीके में 100 में से 99 कंपनियां, 99% कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं। हमारे पास बचती हैं वो 1% कंपनीज जो सक्सेसफुल हो गई, और उनके एग्जाम्पल हमारे ब्रेन में इतनी बार इनग्रेन किए जाते हैं कि हमें लगता है बिजनेस तो ऐसे ही हो सकता है। हम भूल जाते हैं कि आज भी टीवीएस जैसी कंपनियां हैं जो हमेशा बहुत कंजर्वेटिव चली है, और ओला जैसा कोई आ भी जाता है ना अपने स्कूटर्स लेके, तो 6 महीने साल भर जब तक वो बर्न कर सकता है तब तक वो मार्केट लीडर बनता है। लेकिन जैसे ही कस्टमर फीडबैक लूप आना चालू होता है, तो फिर से नंबर 1 पे टीवीएस और नंबर 2 पे बजाज आ जाता है। ट्रेडिशनल प्लेयर्स ही फिर से उस सेक्टर को डोमिनेट करते हैं। सिमिलर कहानी जियो एयरटेल की भी है। जियो ने ना जाने कितने टाइम्स ज्यादा पैसा बर्न किया, लेकिन आज भी एयरटेल का एआरपीयू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जियो से 20% ज्यादा है। और डेटा ये कहता है अगर आप पहले दिन से यूनिट इकोनॉमिक्स को ऑप्टिमाइज करके चलो और धीरे धीरे बिजनेस को स्केल करो, तो एक्चुअली आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। और इसीलिए फिनोलॉजी 30 में ना वी प्रिफर इस तरह की कंपनियां जो मार्केट को भले ही रूल ना करती हो, लेकिन जिन्होंने ये प्रूव किया है कि ओवर द ईयर्स, ओवर डेकेड्स, वो अलग अलग मार्केट कंडीशंस में, टेलविंड्स में, हेडविंड्स में रेजिलिएंट हैं और वो सरवाइव करना जानती हैं। अगर कोई कंपनी सरवाइव करना जानती है ना, तो अच्छा समय अपने आप आएगा जब उसे अच्छी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन बुरे समय में वो खत्म ना हो जाए, ये बहुत जरूरी है शेयर होल्डर कैपिटल प्रिजर्व करने में। अब ये जो नॉन रेजिलिएंट लॉस मेकिंग कंपनियां होती हैं ना, ये इतनी वल्नरेबल होती हैं कि हल्की सी मार्केट कंडीशन खराब हुई तो उनके सारे प्रोजेक्शंस गड़बड़ा जाते हैं। कभी वीसी के पास लिक्विडिटी नहीं होती, स्टार्टअप इकोसिस्टम खराब हो जाता है। ये कंपनियां सक्सेस के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, इसीलिए वल्नरेबल होती हैं। और जो हमेशा से प्रॉफिटेबल होती हैं ओवर डेकेड्स, जिन्होंने इंश्योर किया रहता है कि वो ग्रो करेंगी लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट्स, वो रेजिलिएंट होती हैं, आपके कैपिटल को बेटर प्रोटेक्ट कर सकती हैं। आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर, हम कई बार बहुत बोरिंग कछुए जैसी कंपनियां पिक करते हैं, विच कैन बी बोरिंग इन द शॉर्ट रन, कभी कभी तो मीडियम रन में भी। लेकिन यही हमारा तरीका है। आई एम नॉट ट्राइंग टू अट्रैक्ट द रॉन्ग काइंड ऑफ क्लाइंट्स।
और आप गलत नहीं हो, आपकी एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है, तो हमारे लिए वो क्लाइंट और हमारे प्रोडक्ट का फिट सही नहीं बैठता है। तो इसीलिए आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग हियर, इनफैक्ट मैं तो डिस्करेज करना चाहता हूं कि अगर आपका बहुत शॉर्ट टर्म विजन है, साल भर 2 साल में आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप किसी रेगुलेटेड रिस्पेक्टेड प्लेयर के पास जाइए जो इस तरह का प्रोडक्ट ऑफर करता है, बिकॉज हम जेन्यूनली ना इसकी एक्सपर्टीज रखते हैं और ना हम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। वी विल पिक एंड वी डू पिक रियली रियली बोरिंग स्टॉक्स, क्योंकि जब आप पब्लिक मनी मैनेज कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पब्लिक को रिकमेंडेशन दे रहे हो, तो वी बिलीव इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि पहली जिम्मेदारी ये हो प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स की कि वो कैपिटल को जितना हो सके रिस्क से प्रोटेक्ट करें। रिटर्न ना इन मोस्ट केसेस अपने आप आ जाता है, क्योंकि मार्केट ही भारत का पिछले 40 सालों में 13-14% CAGR से ग्रो किया है। तो अगर उस 13-14% CAGR से मैं वर्स्ट परफॉर्मर्स निकाल दूं, मैं उसमें से वर्स्ट को एलिमिनेट कर दूं, तो मेरा 2-3-4% का अल्फा वैसे ही क्रिएट हो जाएगा। इफ यू लाइक वॉट वी आर डूइंग एट फिनोलॉजी, इफ यू लाइक हाउ वी थिंक, हालांकि आई एम श्योर अ वेरी स्मॉल segment of the people will actually like it, but if you are one of those, we welcome you to Phenology 30। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। देयर इज अनदर रीजन कि ना हमने कभी VCs को हमारी कंपनी में इनवाइट किया है, ना ही मार्केट में भी प्रेफर सच कंपनीज, बिकॉज एक्सपेक्टेशन एंड होराइजन मिसमैच होता है। देखो ये जो VCs है ना, इनका रिटर्न साइकिल होता है 11 महीने से लेके 3-4 साल तक। मतलब या तो इन्हें 11 महीने में कई बार एग्जिट चाहिए होता है, या बहुत हुआ तो 3-4 साल में। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स कईयों का ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। यानी ये कंपनी के बारे में सोच रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, या बहुत हुआ तो 5 ईयर्स। लेकिन मैं अपनी कंपनी के बारे में सोच रहा हूं फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। तो जब मैं लॉन्ग टर्म 20 साल का सोचूंगा ना, तो मैं बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं करना चाहूंगा जो वो करना चाहेगा जिसका होराइजन 3-4 सालों का है, क्योंकि उसे कंपनी से सारी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 3-4 सालों में डिराइव करनी है। मुझे आई एम ओके टू लीव मनी ऑन द टेबल। मैं अगर आज बहुत ज्यादा कमा भी सकता हूँ तो मैं कहूंगा नहीं, अभी ना माई टीम इज नॉट रेडी फॉर दिस, अभी स्केल नहीं आया है, 2 साल और रुकते हैं। जिसे 3 साल में एग्जिट चाहिए वो कभी ये सोचेगा ही नहीं कि 2 साल और रुकते हैं। और इस कारण ना ये कंपनियां बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं जो VC बैक्ड होती हैं कई बार अगेन। और जहां मैं जब VC बोल रहा हूं तो मैं ये हर तरह के प्राइवेट एक्विटी प्लेयर्स को, एंजल इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करके एक कॉमन टर्म के जैसे यूज कर रहा हूं। एक प्रॉब्लम और होता है, जब इस तरह का होराइजन मिसमैच होता है ना, तो कई बार रेवेन्यू टारगेट्स मीट करने के लिए एम्प्लॉयज पे बहुत प्रेशर होता है, जिससे कल्चर खराब होता है। बायजूस की सेल्स कॉल अगर आपको कभी आई होगी, आपके आसपास किसी को आई होगी, तो यू नो मैं क्या बात कर रहा हूँ। बिल्कुल वो MLM की तरह एग्रेसिव सेलिंग होती है, क्योंकि वो जो टारगेट्स होते हैं ना, उन्हें मीट करना ही करना होता है। बहुत तेजी से हायरिंग फायरिंग होती है अगर टारगेट्स मीट ना हो, तो जॉब ना एक तो स्टेबल नहीं होती, दूसरा ज्यादातर जो कंपनसेशन कंपोनेंट है ना वो इंसेंटिव ड्रिवन होता है। और जब इंसेंटिव्स गलत होते हैं ना, तो मजबूरी में इंसान ना चाहते हुए भी गलत चीजें करता है। तो हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां इंसेंटिव्स सही हो, क्योंकि आज ना अगर आप कोई कस्टमर को कुछ गलत बोल के ऑनबोर्ड कर भी लोगे, तो इन द लॉन्ग रन इट विल कम बैक टू बाइट यू। ये सब चीजें ना रिस्क को इंक्रीज करती हैं, एंड वी वांट टू अवॉइड इट। आगे ना फिनोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट चेंज भी आया है। आई विल नेवर आस्क फॉर सब्सक्रिप्शंस, फॉर लाइक्स। आई विल नेवर क्रिएट कंटेंट दैट्स क्लिकबेट जैसा, थंबनेल्स अट्रैक्टिव नहीं होंगे। मैं जोर जोर से आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए बात नहीं करूंगा। इफ यू रियली लाइक व्हाट आई से, आप सब्सक्राइब और लाइक करना चाहोगे तो वैसे भी कर दोगे, और अगर कोई वीडियो पसंद नहीं आता तो उसे डिसलाइक करना भी जरूरी है। इसी से तो मुझे फीडबैक मिलता है ना कि कब मैं सही जा रहा हूं और कब मैं गलत। तो अब से कभी भी मैं आपसे ये नहीं कहूंगा लाइक करिए, मैं आपसे ये कहूंगा मुझे ऑनेस्ट, रियल, हो सके तो ब्रूटल फीडबैक दीजिए। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।